ओके सो फर्स्ट लेसन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस चीज़ें बना रहा हूँ। डायरिया तो डायरिया सबसे डायरिया मीन्स क्या होता है? डायरिया मीन्स जब डायरिया तो हम क्या समझ डायरिया से हम समझते हैं कि सिंपल अगर स्टूल जो है स्टूल ज़्यादा बाथरूम करे तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। सो डायरिया मतलब हुआ कि अगर हमारा जो स्टूल कंटेंट है वो मोर देन 200 ml, तो स्टूल वाटर कंटेंट जो मोर देन 200 ml है पर 24 आवर, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। और एक क्लासिफिकेशन था ब्रिस्टॉल क्लासिफिकेशन। ब्रिस्टॉल क्लासिफिकेशन में टाइप 6 एंड टाइप 7 जो होता है हमारा, वो डायरिया के अंदर आता है। तो वही स्टूल वाटर कंटेंट मोर देन 200 ml पर 24 आवर इज डायरिया। और ब्रिस्टॉल टाइप 1, टाइप 6 एंड टाइप 7 हमारे किस में था? डायरिया में था। ओके सो फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू डायरिया क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ डायरिया कि हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन हम लोग डायरिया को 3 चीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं: एक्यूट, परसिस्टेंट और क्रोनिक। जो एक्यूट डायरिया होता है वो 2 वीक से कम होता है, और जो परसिस्टेंट डायरिया होता है 2 वीक से ज़्यादा होता है। क्रोनिक डायरिया अगर 4 वीक से ज़्यादा हमें डायरिया है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। अब ईटियोलॉजी, जो क्रोनिक एक्यूट डायरिया होता है वो मोस्टली इन्फेक्शन के वजह से होता है, और जिसमें कि मोस्ट वायरस इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमन होता है। तो अडल्ट में हमारा नॉर्मो वायरस की वजह से होता है, और चिल्ड्रन में हमारा रोटा वायरस की वजह से होता है। एंड यूजली इट्स सेल्फ लिमिटिंग। और बात करें क्रोनिक डायरिया की, तो क्रोनिक डायरिया 3 चीज़ों से हो सकता है। या तो क्रोनिक डायरिया में अगर 4 वीक से ज़्यादा डायरिया है हमको, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। इट कुड बी ऑस्मोटिक डायरिया, सिक्रेटरी, या फिर इन्फ्लेटिव डायरिया। तो जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है उसमें क्या होता है? अगर चीज़ें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मतलब अगर फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इट कुड लीड टू ऑस्मोटिक डायरिया। अगर कोई टॉक्सिन हो रहा है, मतलब बॉडी में कोई टॉक्सिन, सिंपली कोई टॉक्सिन मतलब कोई इन्फ्लामेशन, नॉट इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन या फिर कोई ट्यूमर हो रहा है जिसके से कोई टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, इट्स टॉक्सिन या ट्यूमर से हमारे क्या हो सकता है? सिक्रेटरी डायरिया हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से हमारा इन्फ्लामेटरी डायरिया हो सकता है। तो सिंपल क्रोनिक डायरिया में 3 चीज़ आते हैं, 3 डायग्नोसिस होते हैं। या तो इट कुड बी ऑस्मोटिक, सिक्रेटरी, या फिर इन्फ्लामेटरी। ऑस्मोटिक डायरिया का कॉज क्या होता है? माल एब्जॉर्प्शन। सिक्रेटरी डायरिया का कॉज क्या होता है? ट्यूमर, टॉक्सिन, ट्यूमर हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है। और इन्फ्लामेटरी डायरिया का कॉज होता है इन्फ्लामेटरी डायरिया। ओके सो नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल कॉज की, हाँ नॉट पैथोलॉजिकल। अब हम लोग क्रोनिक डायरिया के हम लोग हेडिंग्स को अच्छे से देखेंगे। तो ऑस्मोटिक डायरिया सिंपली ऑस्मोटिक डायरिया कुछ नहीं होता। अगर कि जैसे हमने कुछ खाना खाया, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा तो माल एब्जॉर्प्शन होगा। माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन होगा तो मतलब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो मतलब जो फूड कंटेंट है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ जाएंगे। न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा? जो हमारा क्या है कंटेंट रहेगा हमारे इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होगा? उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा? वो वाटर को ड्रॉ करेगा फ्रॉम गट से, हमारे वाटर को ड्रॉ करेगा, जिसके से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायरिया होगा। तो ये सिंपल सेइंग ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक डायरिया। तो माल अब्जॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट लाइन इज माल अब्जॉर्प्शन क्लिनिकली अपने को कैसे प्रेजेंट करेगा ऑस्मोटिक डायरिया की तरह। माल अब्जॉर्प्शन प्रेजेंट इट एज अ ऑस्मोटिक डायरिया। तो हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो कार्ब होता है, प्रोटीन होता है, और फैट होता है। जो फैट होता है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट, जो कि जिसका डाइजेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरिया इट्स अ मोस्ट कॉमन, लाइक तीनों से हो सकता है लेकिन फैट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। तो अब तो ऑल फैट के हम लोग फैट के जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टियाटोरिया बोलते हैं। तो वही स्टियाटोरिया इट इज़ अ हॉलमार्क, मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ माल एब्जॉर्प्शन एंड हॉलमार्क मास सिस्टम। ओके तो पैथोलॉजी कैसे होती है? फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, कंटेंट बढ़ जाएगा, कंटेंट ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो वाटर को ड्रॉ करेगा एंड ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा। ओके तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? मतलब इसको इन्वेस्टिगेशन आसान है, सिंपल कि हमारे स्टूल में क्या हो रहा है? स्टूल में फ़ैट कंटेंट बढ़ते जा रहा है, हमारा फैट कंटेंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग स्टूल में फैट बढ़ते जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे वो करेंगे? 72 आवर एक टेस्ट होता है, 72 आवर्स फीकल फैट टेस्ट करेंगे। मतलब हमारे फैट में फीसस में कितना फ़ैट है फॉर उसका हम लोग क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे फॉर 72 आवर। ओके इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं? हम लोग क्या करेंगे? 100 ग्राम फैट डाइट 100 ग्राम फैट डाइट देंगे पेशेंट को। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए देंगे। और उसको फैट का फीसस में फैट का मॉनिटरिंग करेंगे द फीसस फॉर ऑन द डे 3, 4 एंड 5।
डे 3, 4, 5 पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। अगर जो फैट कंटेंट हमारा लेस देन 7 ग्राम पर डे, मतलब फैट कंटेंट लेस देन 7 ग्राम पर डे, अगर एक दिन में 7 ग्राम से कम फैट का एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब इट्स नॉर्मल। अगर ऑन डे 3, 4, 5 अगर मोर देन 7 ग्राम पर डे आ रहा, मतलब उसको क्या हो गया, स्टियाटोरिया है। ये तो हो गया हमारा फीकल फैट कंटेंट। इसके ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके अलावा और दूसरा टेस्ट कौन सा है, हम लोग जो फीसस है उसकी क्वालिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। फीसस की क्वालिटी मतलब सिंपल, फैट में फीसस प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके अंदर क्या सुडान 3 स्टेन, सुडान 4 स्टेन या फिर ऑयल रेड ओ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। वही 72 आर फीकल फैट टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम फैट देते हैं फॉर 5 डेज, और डे 3, डे 4, 5 पे हम लोग फैट कंटेंट चेक करते हैं। अगर मोर देन लेस देन 7 ग्राम पर डे आया तो नॉर्मल है, मोर देन 7 ग्राम पर डे आया तो ना क्या हुआ, स्टियाटोरिया है। क्वालिटी ऑफ द फैट, स्टूल फैट को कैसे सुडान 3, डे 3, 4, 5, सॉरी ऑयल रेड 3, 4 एंड ऑयल रेड चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओके, सो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक डायरिया। सिक्रेटरी डायरिया की बात करें तो सिक्रेटरी डायरिया क्या होता है, सिक्रेटरी डायरिया हम लोग जैसे होगा कि कोई भी टॉक्सिन होगा, टॉक्सिन बॉडी में आएगा, टॉक्सिन आएगा, वो बॉडी में आएगा और बॉडी, और वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा वाटर को ड्रॉ करेगा। इसको क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी डायरिया। मतलब यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट में कोई खेल नहीं है, यहाँ पे कोई तो टॉक्सिन है जो कि बॉडी में से वाटर ड्रॉ कर रहा है, जिससे हमारा डायरिया हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्रेटरी डायरिया बोलते हैं। सो इट कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे हमारे एंटेरोटॉक्सिक इकोलाई होता है, एंटेरोटॉक्सिक इकोलाई एंड दिस एंटेरोटॉक्सिक इकोलाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया भी बोलते हैं, या फिर वीब्रियो कॉलरा हो गया, ये चीज़ें हो गई, या फिर ट्यूमर से बेहतर। और कौन सा ट्यूमर, वीआईपी ओमा। कौन सा ट्यूमर है, वीआईपी ओमा। ये क्या करता है, वाटरी डायरिया करेगा। वी आई वीआईपी ओमा, जो कि क्या करता है, वाटरी डायरिया। अब यहाँ पे चीज़ें रखना, शायद मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन दिस थिंग्स टू बी रिमेंबर कि ट्यूमर किससे, कौन सा ट्यूमर है, वीआईपी ओमा, जो कि करता है वाटरी डायरिया। वो डब्ल्यू डी से ये WDH सिंड्रोम करता है। अब इसमें और क्या क्या को फीचर्स होते हैं, ट्रायड होता है। एक तो वाटरी डायरिया, डायरिया हो रहा है तो उसके साथ क्या करेगा, पोटेशियम आउट बाहर निकल जाएगा, इसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे, और उसके साथ क्या करेगा, एसिडोसिस हो जाएगा। एंड देन टॉक्सिक वाला, एक टॉक्सिन, वीब्रियो कॉलरा एंड एंटेरोपैथोजेनिक वायरसेस। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा। अब हम लोग सिक्रेटरी डायरिया और वाटरी डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया और ऑस्मोटिक डायरिया का डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। सिर्फ तो मेन डिफरेंस कहाँ आ रहा था, एक तो हमारा चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, डाइजेस्ट नहीं हो गए तो इससे जो स्टूल का ऑस्मोटिक गैप है वो इंक्रीज़ होते जाएगा, स्टूल का ऑस्मोटिक गैप इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो इंक्रीज़ मोर देन 100 मिलीएसमोल पर केजी से ज़्यादा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टूल ऑस्मोटिक का गैप इंक्रीज़ हो चुका है। और इसको स्टूल ऑस्मोटिक गैप से किसका नापते हैं हम लोग, ऑस्मोमीटर से नापते हैं। ओके, एंड अब चूँकि इसमें माल ऑब्जर्प्शन हो रहा था, तो अगर हम लोग फास्टिंग करेंगे तो हमारा चीज़ें, फास्टिंग करने से क्या हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। तो इम्प्रूव उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक स्टूल का पीएच। अब स्टूल में जो था हमारा, अगर डाइजेशन नहीं हो रहा था तो कार्ब जमा हो जाएगा, कार्ब का फर्मेंटेशन होगा, जिससे लैक्टिक एसिड बनते जाएगा, इसके से स्टूल का पीएच क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है ऑस्मोटिक डायरिया में, कि स्टूल ऑस्मोटिक गैप जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। सेकेंड क्या है, जो ऑन फास्टिंग इंप्रूवमेंट होगा और स्टूल का पीएच का जाएगा एसिडोसिस होता जाएगा, मतलब 0.5 से लेस होता जाएगा। वही सिक्रेटरी डायरिया में कोई ऑस्मोटिक गैप जो होगा कोई इंक्रीज या नॉर्मल ही रहेगा, फास्टिंग में कोई उसका लिंक नहीं होगा, और स्टूल का पीएच कितना होगा, मोर देन 6 ही होगा। ठीक है, फैक्टोसिस डायरिया क्या होता है, फैक्टोसिस सिंपल, अगर एक फेक डायरिया है, मतलब लोग प्रिवेंट कर लो फेक तरीके को डायरिया है, तो उसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग सुपरविजन, जो स्टूल सैंपल कलेक्शन करेंगे वो सुपरविजन में कलेक्शन करेंगे, तो जो स्टूल्स उसमें डायरिया नॉर्मली होगी। ओके, एंड देन हमारा आता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। सो हम लोग जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरिया को सिंपली क्लासीफाई कर रहे हैं एनाटॉमिकल बेसिस पे, कि जो दिस डायरिया इज़ बिलोंगिंग टू द लाइक लोअर इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बिफोर गेटिंग टू दिस, तो हमारे एनाटॉमिकल 2 डायरिया हुए, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन डायरिया और स्मॉल इंटेस्टाइन डायरिया। तो एक जो डायरिया में क्या होता है, एक डायरिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जिससे हम लोग कि देखते हैं डायरिया को। तो सबसे हम लोग किसके दर, एक तो स्टूल से जानते हैं, और किससे, सिंपली व्हाट आई एम सेइंग कि स्टूल के अपीयरेंस होता है, स्टूल के अपीयरेंस। तो अपीयरेंस हम लोग क्या क्या जज कर सकते हैं, तो वॉल्यूम जज कर सकते हैं, और क्या जज कर सकते हैं, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम एंड देन हाँ कंसिस्टेंसी कैसी है डायरिया स्टूल की, और क्या पस, ब्लड एंड म्यूकस है कि नहीं डायरिया में, उसका स्टूल की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और एंड देन क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी, हाँ, टेनेस्मस और टेनेस्मस हो गया, और डिस्केजिया। डिस्केजिया मतलब पेन वाइल पासिंग द स्टूल। तब ये चीज़ें हम स्टूल से समझ सकते हैं। अगर फिर वही एब्डोमेन पे है तो एब्डोमेन पेन, पे पेन, क्रैम्प, और थर्ड क्या है हमारा, पेन, क्रैम्प एंड ब्लोटिंग। पेन इज पेन, क्रैम्प मतलब मरोड़ होना, और ब्लोटिंग इज लाइक फीलिंग ऑफ फुलनेसनेस, इसको क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग बोलते हैं। ओके, दिस थिंग कुड बी अकर। एंड उसके अलावा क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, फीवर हो सकता है, हाँ, और स्टियाटोरिया, स्टियाटोरिया है कि नहीं डाइजेस्ट करना, और वेट लॉस हो गया, वॉमिटिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी डायरिया को समझने के लिए। तो जो दो डायरिया हमने सीखा कि एक तो है लार्ज बाउल डायरिया, लार्ज बाउल डायरिया, फिर इंटेस्टाइनल डायरिया, और स्मॉल बाउल डायरिया या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डायरिया। तो हम लोग इसके जो लार्ज बाउल डायरिया होता है, तो लार्ज बाउल डायरिया मोस्टली किस केस से होता है, ये तो ये इन्वेजन केस, मतलब हमारा कोई इन्वेजिव स्पीसीज है, जैसे हमारा शिगेला हो गया, कंपाइलोबैक्टर हो गया, और क्या हो सकता है, नॉन टाइफोइडियल साल्मोनेला, जिसका शॉर्टकट क्या है, CNS, सी कंपाइलोबैक्टर नॉन टाइफोइडियल शिगेला। ये क्या है, इन्वेजन करते हैं, इन्वेजन करके लार्ज बाउल डायरिया कर सकते हैं। या तो फिर इन्फ्लामेशन के जैसे होता है, इन्फ्लामेशन में हमारा IBD हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इसको बोल सकते हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन डायरिया जो हमने ये पढ़ा ना कि सिक्रेटरी डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो ऑस्मोटिक डायरिया एंड देन सिक्रेटरी डायरिया, हाँ, सिक्रेटरी डायरिया इट इज़ इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये इनके फीचर्स क्या होते हैं, डायरिया में इनके फीचर्स क्या होते हैं, स्मॉल बाउल डायरिया। स्मॉल बाउल डायरिया में जो हमारा वॉल्यूम होगा, स्मॉल बाउल डायरिया, जिसमें क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम में पास करेगा स्टूल में। अब चूँकि लार्ज वॉल्यूम में पास कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। कम फ्रीक्वेंसी में मतलब एक ही बार में ज़्यादा स्टूल पास कर देंगे तो हमको ऐसे बार बार स्टूल नहीं आएगा। और चूँकि बार बार स्टूल नहीं आएगा तो कोई अर्जेंसी नहीं होगी, तो उसके स्मॉल बाउल डायरिया में लार्ज वॉल्यूम होगा, फ्रीक्वेंसी लेस होगी, और टेनेस्मस नहीं होगा, और पेन वाइल पासिंग द स्टूल ये भी नहीं होगा। अब बात करें कंसिस्टेंसी दोनों में बराबर रहती है, वाटर कंसिस्टेंसी होगा। और क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर जो पस है, ब्लड है, म्यूकस है, ये स्मॉल बाउल डायरिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक डायरिया या फिर सिक्रेटरी डायरिया, इसमें क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और स्टूल को पास कर रहे हैं। अब चूँकि इसमें कोई कहीं से ब्लड, पस और म्यूकस का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो स्मॉल बाउल डायरिया में हमको ना तो ब्लड, पस, ये सब म्यूकस नहीं देखने मिलेगा। और सेम इसका ये रीज़न है, इसलिए यहाँ पे पेन, ये एब्डोमिनल पेन भी नहीं होगा और फीवर भी नहीं होगा। सो गेटिंग दिस, स्मॉल बाउल डायरिया इस लार्ज वॉल्यूम डायरिया, जिसमें लेस फ्रीक्वेंसी होगी, नो टेनेस्मस, नो डिस्केजिया, और कंसिस्टेंसी वाटरी हो गई, बाकी कोई ब्लड, पस, म्यूकस नहीं देखने मिलेगा, और कोई पेन नहीं होगा। बाकी क्रैम्प और ब्लोटिंग तो दोनों में प्रेजेंट होगा, और फीवर भी नहीं होगा। अब लार्ज बाउल डायरिया में लार्ज बाउल डायरिया इज़ लाइक कि थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बार बार डायरिया आता रहेगा, और क्योंकि इसमें इन्वेजन की वजह से हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ब्लड प्लस म्यूकस ये सब चीज़ें देखने मिल सकती है। और अब इसमें इन्वेजन हुआ तो इसलिए फीवर भी हो सकता है और पेन भी हो सकता है। तो लार्ज बाउल डायरिया इज अ स्मॉल वॉल्यूम हाई फ्रीक्वेंसी डायरिया, इसमें टेनेस्मस होगा, डिस्केजिया होगा, कंसिस्टेंसी वाटरी, प्लस ब्लड म्यूकस, ये सब चीज़ें देखने मिलेगी, पेन भी हो सकता है, और क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग तो दोनों में थे, फीवर। बाकी जज करने के लिए स्टियाटोरिया तो हमारे किसके लिए थे, और वो ऑस्मोटिक डायरिया है तो ऑस्मोटिक तो लास्ट स्मॉल में प्रेजेंट, बेस्ड ऑन कंडीशन प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, ऑन की आपकी नेक्स्ट चीज़ आता हमारा अप्रोच डायरिया। हम लोग डायरिया को अप्रोच कैसे करेंगे, तो डायरिया का अप्रोच करने के लिए सिंपल है कि हम लोग सबसे पहले उसको जज करेंगे, इट इज़ एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया कैसे जज करेंगे, अगर वो लेस देन 2 वीक से लेस देन 2 वीक है तो वो इट्स एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। तो क्रोनिक से हम लोग जज कर सकते हैं। अब जैसे क्रोनिक डायरिया हमारे 3 तरह के हुआ, क्रोनिक डायरिया हमारे ऐसे या तो ऑस्मेटिक हो सकता है, या तो सिक्रेटरी हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेटरी हो गया। तो ये चीज़ हो गई। अब अभी तीनों में पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके बाय इस लोकेशन है कि ये स्मॉल डायरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइनल डायरिया है, ये लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से डायरिया आता है हमारे, ऑस्मोटिक और सिक्रेटरी डायरिया कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल, जबकि इन्फ्लामेटरी डायरिया कहाँ आता है, इट्स कम अंडर द लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया। तो मतलब अगर लार्ज क्रोनिक डायरिया है जिसके फीचर्स लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया की तरह है, तो इट मे बी अ इन्फ्लामेटरी डायरिया, जो कि किसके से IBD या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। लेकिन वही अगर क्रोनिक डायरिया है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल
डायरिया की कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलर है, तो इट कुड बी ऑस्मोटिक डायरिया और सिक्रेटरी डायरिया। तो फिर उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते बाद में बेस्ड ऑन द डायरिया की जो स्टूल है उसके कंसिस्टेंसी हो गई, नॉट कंसिस्टेंट स्टूल ऑस्मोलिटी गैप हो गया, और ये सब चीज़ें उसका स्टूल की क्वालिटी कैसी है उसके बेस्ड ऑन में हम लोग जज कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ ऑस्मोटिक डायरिया और सिक्रेटरी डायरिया। ओके, और वही अगर एक्यूट डायरिया मोस्टली ड्यू तक इन्फेक्शन के जैसे होता है। तो इन्फेक्शन में हम लोग इसको जज कर सकते हैं कि इन्फेक्शन में वेदर इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइनल और या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइनल में कैसे हो सकता है इन्फेक्शन कि मोस्टली वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हमारा जो भी था वो नॉर्मल वायरस और रोटा वायरस ये, और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा एंटेरोटॉक्सिको एंटर ये वाला था, इकोलाई था और वायरल। जबकि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में डायरिया होगा तो मोस्टली किस केस से होगा, एक्यूट में कंडीशन में वो इन्वेजिव स्पीसीज केस हो सकता है। तो वही यहाँ पे ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द लेस देन 2 वीक है इन्फेक्शन की, मोर देन 4 वीक है। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक, अब ये एक्यूट इज मोस्टली ड्यू टू इन्फेक्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन इन चीज़ों अगर स्मॉल अगर मोस्टली वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, कॉल का सकता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया की तरह मतलब अगर लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया की तरह उसका कैरेक्टर है तो मतलब इट मोस्टली ड्यू टू शिगेला नॉन टाइफाइड CNS स्पीसीज की इन्फेक्शन केस हो रहा है। एंड देन वही अगर 4 वीक से ज़्यादा डायरिया तो मतलब ये कुड बी ऑस्मोटिक सिक्रेटरी और इन्फ्लामेटरी। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया की तरह इन्फ्लामेटरी डायरिया, अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल डायरिया की तरह इट कुड बी सिक्रेटरी डायरिया और ऑस्मोटिक डायरिया। ओके।